जब भी बाजार में घबराहट का दौर होता है, गिरावट की दौर आती है, तो हमेशा से इन्वेस्टर के मन में एक हड़बड़ी में पोर्टफोलियो को खाली करने की एक जद्दोजहद उनके मन में आ जाती है कि क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए। और ये आमतौर पे होता भी है बाजार में। अचानक से उनके पोर्टफोलियो जो ग्रीन में दिख रहे हैं, रेड में दिखने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसे दौर में आपके लिए क्या सलाह है, आपको क्या करना चाहिए? क्या वही दौर होता है जहां पर अपनी एसआईपी को जारी रखनी चाहिए, और कौन कौन सी कैटेगरीज है जहां पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, और किस दौर में कौन सा पोर्टफोलियो, किस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए, कब रीजी करना चाहिए? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर, वेल्थ मैनेजर हर्षवर्धन रूंगटा जी है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका। शुरुआत तो मैं इस सवाल के साथ ही करूंगा, क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है, हमने देखा है कि सितंबर अक्टूबर 2024 के बाद से ही बाजार में उस तरह की रैली, उस तरह की तेजी जो कोविड के बाद लोगों को आदत लग गई थी, वो नहीं दिख रही है। इसलिए लोगों के मन में अब सवाल उठने लगे कि क्या, कब तक ये लंबा चलेगा, क्या करना चाहिए ऐसे दौर में, और ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो घबरा रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है? हाय विश्व, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वेल देखिए, इन्वेस्टर्स को ये समझना होगा कि जब इक्विटीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप डायरेक्ट इक्विटी खरीद रहे हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए खरीद रहे हैं, ऐसे कई दौर आते हैं मार्केट में जहां पे बहुत लंबी अवधि तक कोई रिटर्न जनरेट नहीं होता है। आप देखेंगे, अगर कोई भी आप पीरियड लेंगे, मान लीजिए 10 साल का टाइम होराइजन लीजिए, 20 साल का टाइम होराइजन लीजिए, या उससे लंबा टाइम होराइजन लीजिए, आप ये नोटिस करेंगे कि जो तेजी आती है वो तेजी सिर्फ एक पैच में आती है, एक पीरियड में आती है। हो सकता है ये 2 साल की तेजी हो, 1 साल की तेजी हो, या 3 या 4 साल हो, लेकिन पूरे दौर में, पूरे 20 साल के दौर में आप देखेंगे तो ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब मार्केट तेजी पकड़ता है। और जब वो तेजी पकड़ता है तब वो पूरा पास्ट का अंडर परफॉर्मेंस को कवर कर लेता है। तो उदाहरण के रूप में मार्केट की चाल अगर मैं एक जनरली बताऊं, कोई स्पेसिफिक टाइमलाइंस के साथ नहीं, जनरलाइज आपको बताऊं, हो सकता है 3 या 4 साल आपको एकदम स्टैग्नेंट रिटर्न मिलेंगे, मतलब मार्केट ने कोई दिशा नहीं पकड़ी, जहां था वहीं है। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स मिलेंगे आपको, जीरो या आसपास के रिटर्न्स मिलेंगे। 2 या 3 साल ऐसे हो सकते हैं जहां आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, विच मींस कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, आप इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और आपको लॉसेस दिख रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद 1 या 2 साल इतनी तेजी पकड़ेगा मार्केट कि पिछले पूरे 7-8 साल का एवरेज आपको एक पॉजिटिव रिटर्न देके जाएगा। अब दिक्कत क्या होती है कि ये जो 2 साल या 1 साल की तेजी की बात कर रहा हूं मैं, ये कब आएगी ये किसे पता नहीं होता। तो अगर आप मार्केट के बाहर हैं उस समय, जब ये तेजी का दौर शुरू हो रहा है, तो आप ये पूरी रैली को मिस कर जाएंगे। 2 उदाहरण देता हूं। रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा हमने देखा है, जो आंकड़ों के हिसाब से मैं कह रहा हूं, जो इनफ्लोज आता है म्यूचुअल फंड में, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, जब मार्केट तेजी पकड़ता है और पीक पे होता है, तब हमें दिखता है कि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आता है, तब वो बहुत ज्यादा इनफ्लोज मार्केट में आते हैं। तो एसेंशियली क्या कह रहा है कि पास्ट रिटर्न्स देखते हुए आपने, क्योंकि पिछले 1 साल में देखा मार्केट बहुत तेजी पकड़ा है, तो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या इक्विटीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और फिर जब मार्केट गिरता है तो आप देखेंगे सारे पैसे निकल जाते हैं। होना चाहिए उल्टा, जब मार्केट नीचे गिरा हुआ है तब आपको इन्वेस्ट करना है, और जब ऊंचा है तब आपको बेचना है। दैट इज द रियल लॉजिक। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पास्ट रिटर्न देख के आते हैं और उस समय उन्हें ये निराशा देखनी पड़ती है। दूसरा, अगर आप कोविड के टाइम का देखेंगे, आपने कोविड का जिक्र किया कि कोविड के बाद 2024 सितंबर अक्टूबर से मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। तो आप देखेंगे कोविड एक ऐसा टाइम था जब मार्केट करीबन 40% क्रैश किया था। जब कोविड अनाउंस हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, तो मार्केट उस दौरान करीबन 40% नीचे गिरा था। अब इस पीरियड में जितने लोगों ने घबरा के अपने सारे रिडेम्पशंस कर लिए या अपना इन्वेस्टमेंट जीरो कर लिया इक्विटी मार्केट में, उनका जो नुकसान हुआ है जब मार्केट तेजी पकड़ा फिर से, जब 1 साल में मार्केट ने बहुत वी शेप रिकवरी की थी और बहुत तेजी से मार्केट रिकवर किया था, तब जिन्होंने मार्केट से निकल गए थे उनका बहुत भारी नुकसान हुआ, एटलीस्ट नॉशनल लॉस। तो आप सही कह रहे हैं कि मार्केट में आज की तारीख में बहुत निराशा है लोगों को कि भाई 2 साल हो गए, हमें कोई रिटर्न दिख नहीं रहा है। लेकिन मार्केट पूरा पेशेंस का ही काम है। आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे अगर विश्वास है तो आपको ये मौका ढूंढना चाहिए जहां पे आप अक्यूमुलेट कर सकें, आप और इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका एवरेज या आपके ज्यादा यूनिट्स आपको मिले एसआईपी के जरिए, कि जब मार्केट रिकवर करेगा, देखिए वो किसी को बोल के नहीं करेगा, जब वो करेगा अचानक रिकवर करेगा, तब आपके पास इतनी पूंजी जमा होनी चाहिए कि पूरे इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट दिखने लगे।
बिल्कुल सही कहा कि मार्केट को टाइम करके चलेंगे कि उसी समय मुझे इतना रिटर्न मिल जाए। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि बॉटम में ही मैं एंट्री करूं और टॉप में निकलूं। ये किसी भी सिक्योरिटीज़ में मुश्किल है और इसलिए बहुत अच्छा सलाह आपने दिया, मैच्योर सलाह आपकी तरफ से आई है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि वो रैली कब आ जाएगी और फिर आप फोमो में फंसेंगे कि हमने मिस कर दिया वो रैली। इसलिए बेहतर होगा कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, टाइम ना करें मार्केट को, यही बताना चाह रहे हैं हर्षवर्धन जी। सर, अब एक सवाल मेरा होगा, लोगों के मन में अब ये सवाल भी उठने लगे हैं, काफ़ी लंबे समय से गिरावट हो रही है, क्या एसआईपी के रूट के ही जरिए, उसी रूट के जरिए जाए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट का भी मौका आ चुका है, या कोई खास कैटेगरी जहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के भी मौके हो सकते हैं, वो भी बता सकते हैं आप? तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए विश्व में यही कहूंगा कि एसआईपी बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एसआईपी में भी लोगों को ना ये थोड़ी गलतफहमी होती है कि जिस दिन से मैंने एसआईपी शुरू की, मेरा पहला इंस्टॉलमेंट मान लीजिए आज 1000 पॉइंट पे गया, जब मार्केट 1000 पॉइंट है, 1000 पॉइंट है नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण के रूप में कैलकुलेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ कि आप आज जब इन्वेस्ट किए, मान लीजिए मार्केट 1000 पॉइंट पे है, आप चाहते हैं कि अगला इंस्टॉलमेंट जब जाए तो मार्केट 1100 पॉइंट हो। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि जब तक मैं एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसा हो कि मार्केट नीचे गिरता रहे। क्यों? क्योंकि आपको फायदा होते रहेगा। मान लीजिए आज आपने पहला इंस्टॉलमेंट डाला है जब मार्केट 1000 पॉइंट पे है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट डालने जाते हैं जब मार्केट मान लो 950 पॉइंट पे आ गया, तो आप तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको मौका मिला है एक नीचे के लेवल पे खरीदने के लिए। अब तीसरा इंस्टॉलमेंट आप डालते हैं जब मार्केट 900 पॉइंट होगा, तो आपको वही उतना ही रुपया आप डाल रहे हैं, लेकिन आपको यूनिट्स ज्यादा मिल रही है क्योंकि एनएवी गिर गई है। तो ये लोगों का गलत फहमी है कि जब हम एसआईपी शुरू करते हैं उसके 1 साल बाद भी मुझे नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है तो क्या फायदा हुआ, इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट में लगा देता। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तो आपका जो विश्वास है एसआईपी एज अ इन्वेस्टमेंट टूल और इक्विटी एज अ मार्केट, कि आप अगर इस तरह से सोचेंगे तो आपका धैर्य जल्दी खत्म हो जाएगा। आप 1-2 साल के अंदर अपनी एसआईपी को बंद कर देंगे। हालांकि एसआईपी का जो एक स्टडी है, बैक टेस्टिंग डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं मैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अच्छे ना रिसर्च की इस बारे में कि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि इक्विटी लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है, आपको लंबी अवधि तक बने रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसको एक्चुअली नंबर्स में डाला गया है। तो 2 रिसर्च है जिन्होंने ये निकाला है कि बहुत पुराना डेटा लिया है, मान लीजिए 25-26 साल का डेटा लिया है और रोलिंग डेटा लिया है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक टाइमलाइन मिल जाती है, और ये टाइमलाइन कहती है कि अगर कोई इन्वेस्टर हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है, एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लगातार बिना अपनी एसआईपी को बंद किए हुए अगर 8 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो ये देखा गया है कि लॉस किसी को भी नहीं हुआ है। सो विच मीन्स लॉन्ग टर्म की परिभाषा क्या हो गई? अभी हम लॉन्ग टर्म बात करते थे, अब हम एसआईपी के जरिए लॉन्ग टर्म का मीनिंग है कि कम से कम 8 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक चीज बैक डेटा के बेसिस पे तय है कि आपको लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 0 हो जाती है। तो पहले सवाल का क्या जवाब होता है? मुझे जब कोई रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आता है, वो क्या कहते हैं कि यार इक्विटी बहुत रिस्की है, मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको लॉस नहीं करना है तो पहले सवाल का पहला जवाब ये है कि कम से कम 8 साल के लिए आप एसआईपी करेंगे। अब दूसरा सवाल होता है, ठीक है मैंने 8 साल तक तो इन्वेस्ट कर लिया, अब मुझे लगभग कितना रिटर्न मिलेगा, एक अंदाजा बता दीजिए। तो इक्विटी मार्केट है तो उसमें आपको कभी भी कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होती है, लेकिन अगेन पास्ट डेटा अगर हम देखें तो पास्ट डेटा ये निकाल के दिया है कि मीन रिटर्न्स, जो एवरेज रिटर्न एक इन्वेस्टर को मिला है अगर 8 साल के ऊपर रहे हैं, हालांकि फ्लक्चुएटिंग बैंड बहुत ज्यादा है, लेकिन एक अंदाजा के लिए अगर समझ में आता है तो 12 से 15% के आसपास का रिटर्न एक एवरेज इन्वेस्टर को मिला है। तो 2 चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं। पहली बात, अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एकदम डिसिप्लिन बना के करें और मन में तय कर लें कि 8 साल के पहले तो मैं एसआईपी बंद करने ही नहीं वाला हूं, चाहे मार्केट कोई भी लेवल पे हो, चाहे ऊपर जा रहा हूं या नीचे जा रहा हूं, मैं बंद नहीं करूंगा। तब जाके मुझे ये गारंटी होती है कि भाई लॉस तो कम से कम नहीं होगा। अब दूसरा चीज ये होता है कि अगर मैं इन्वेस्ट कर भी रहा हूं तो क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूं। तो पास्ट डेटा ये कहता है कि आप 12 से 14% के आसपास मिलता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। आपको ये अंदाजा के लिए एक अजम्पशन आप कर सकते हैं कि अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो पास्ट डेटा के हिसाब से लगभग मुझे इस रेंज में रिटर्न्स मिलेंगे। एमसी का सर्कुलर बहुत क्लियर है, वो कहता है कि आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म में, आप एज्यूम करिए कि आपको करीबन 12% आसपास रिटर्न मिलेगा। तो मैं दोनों सवाल का जवाब दे रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि अभी जब मार्केट गिर रहा है, लोगों को मन में घबराहट है या रिटर्न्स नहीं देख रहे हैं तो निराश हो रहे हैं, क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा, जो लमसम का मौका है कि नहीं,
या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लमसम का फायदा आप ले सकते हैं? तो लमसम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं प्योर इक्विटी फंड्स में, 100% जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपको अपनी रिस्क एपेटाइट देखनी है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं वॉलेटिलिटी को तब आप करें, नहीं कंफर्टेबल है तो ना करें, एसआईपी या एसटीपी का जरिया अपनाएं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं विद अ प्री डिटरमाइंड मैट्रिक्स। उदाहरण के तौर पे है बैलेंस एडवांटेज फंड्स। ये बैलेंस एडवांटेज फंड्स क्या करते हैं, इनका जो फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग फॉर्मूला है, वो ये है कि उन्होंने एक अंडरलाइंग एक मैट्रिक्स बना रखा है कि मार्केट का पीई मान लीजिए 16 है फॉर एग्जांपल, निफ्टी पीई अगर 16 पे है, तो हम इक्विटी, क्योंकि वो लो माना जाता है, मार्केट मतलब नीचे के स्तर पे है, तब वो इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देंगे, वो करीबन 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर मार्केट का पीई बढ़ के मान लो 26 पे आ जाता है, विच मीन मार्केट बहुत एक्सपेंसिव दिख रहा है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से, तो इक्विटी को घटा के उसे करीबन 30% या 40% पे भी ला सकते हैं। तो ये इक्विटी एलोकेशन जो है वो डायनामिकली मैनेज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो होता है, जो रियल सेंस में होता है ना कि बाय लो सेल हाई, तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड ऐसी कैटेगरी है जिसको आप यूज कर सकते हैं लमसम के लिए। ओके, और बेहतर रूट तो एसआईपी हमेशा से रही है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। लेकिन एक और चीज़, आजकल लोग डेली, वीकली, मंथली, ये तो एक पीरियड अगर मुझे चुनना हो तो कौन सा आपको लगता है कि एसआईपी के लिए वीकली सही है, मंथली सही है? आपको क्या पसंद आता है? एक्चुअली इतना अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी क्वेरीज देखी हैं और इन्वेस्टर्स ये कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि भाई आपको अगर 20,000 रुपए महीने के करने हैं तो क्यों ना 5,000 रुपए की एसआईपी वीकली करें, विच मीन्स आप एक 5 तारीख चूज करें, एक को आप 10 तारीख चूज करें, एक को 20 चूज करें और एक को 25 तारीख चूज करें। तो 5-5 हजार करके आप 4 हफ्तों में डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको उस महीने का भी एवरेज मिलेगा। तो वेल थियोरेटिकली स्पीकिंग ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करने में, क्योंकि आप क्या बोलते हैं कि मार्केट में महीने की मान लो 5 तारीख चूज कर रहा हूँ और सारे पैसे मैं 5 तारीख को डाल दूं, इससे अवश्य बेटर है कि मैं क्यों ना 4 दिन में डिवाइड करके करूं। तो थियोरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और आप इसे कर भी सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बैक डेटा अगर बताऊं, बैक टेस्टेड डेटा बताऊं, तो ये उभर के आया है कि इसमें लॉन्ग टर्म में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर एक ही दिन चूज कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका रिटर्न, ये मैं एक पर्टिकुलर ये फंड हाउस का एक स्टडी है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है उसकी, अगर आप वो रिपोर्ट को रेफर करते हैं तो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपने महीने की कोई भी एक तारीख चूज की और उसमें आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया है तो उदाहरण के रूप में आपको 14.5% मिला। एक बहुत उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये एक्चुअल नंबर्स के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मान लीजिए 14.5% का रिटर्न मिला और यही चीज आपने अगर डिवाइड करके 4 हफ्तों में डिवाइड करके किया है तो हो सकता है आपको 14.55% रिटर्न मिला। तो हो सकता है कि ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो, लेकिन कोई मटीरियलिस्टिक फर्क नहीं है कि आप उसे डिवाइड करें। तो हम हमेशा सारे इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं कि सही तरीका क्या होता है, जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट आ रही है उसके 2 दिन बाद का आप एसआईपी डेट दे दीजिए। कारण क्या है, वो डिसिप्लिन स्टैंड पॉइंट में मान लीजिए आपकी सैलरी 3 तारीख को क्रेडिट होती है हर महीने की, तो आप 5 तारीख एसआईपी कर दीजिए ताकि अकाउंट से जितना जल्दी हो आपका इन्वेस्टमेंट कट जाए। और अगर यही चीज आप अगर 20 तारीख तक वेट करेंगे तो हो सकता है कि बीच में आप ये पैसे खर्च कर दें। तो बिल्कुल बिल्कुल एसआईपी करने का तरीका है वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के लिए जैसे ही अकाउंट में पैसा है 2 दिन में आप उसे डेबिट करवा दीजिए ताकि आपको ये डर नहीं हो कि 20 तारीख को पैसे खर्च हो जाए। आई थिंक दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्मूला। अगर किसी को सक्सेसफुल एसआईपी करनी है विदाउट इंटरप्शन विथ डिसिप्लिन, तो सैलरी आते या जब भी आपकी क्रेडिट आता है उसके 2 दिन के अंदर आप अपना एसआईपी का डेबिट करवा दीजिए। बिल्कुल, नहीं तो खर्च पैसे तो का जो मूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा चंचल होता है, कब निकल जाए आपके अकाउंट से पता भी नहीं लगेगा, फिर एक्सक्यूजेस भी काफ़ी रहते हैं। लेकिन ये आपने काफ़ी अच्छा क्लियर कर दिया। काफ़ी सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि वीकली बेहतर है, मंथली बेहतर है। तो हिस्टोरिकली जिस तरह के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न में कोई फ़र्क नहीं है, आसपास के रिटर्न रहते हैं। और दूसरा एक चीज़ और इन्होंने क्लियर की है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर मिनिमम अगर 8 साल अगर आप म्यूचुअल फंड में देते हैं तो हिस्ट्री यही बताती है कि आप कभी भी नुकसान में नहीं निकलेंगे। और जो मॉडरेट रिटर्न रहा है 8 साल प्लस वाले जो भी इन्वेस्टर्स रहे हैं वो डबल डिजिट ही रही है, 12 से 14% के आसपास। सर अब कुछ कैटेगरी की बात करते हैं। अगर करंट माहौल में देखते हुए कौन सी कैटेगरी आपको ज़्यादा पसंद आती है? अगर उसमें से कुछ फंड्स भी बता पाए तो और भी बेहतर होगा। मैं कहूंगा कि एज अ कैटेगरी एक रिटेल इन्वेस्टर को कहाँ करना चाहिए, उनका एलोकेशन जो होना चाहिए वो लार्ज एंड मिड कैप के अंदर में ही होना चाहिए। ठीक है, सो
आप अगर लार्ज एंड मिड कैप में करते हैं, आपकी देश की टॉप 250 कंपनीज में आपके पैसे लगते हैं। तो लार्ज कैप क्या कहता है कि टॉप 100 कंपनीज में लार्ज कैप आती है। सो लार्ज कैप का डेफिनेशन क्या है? देश की जो सबसे टॉप 100 कंपनीज है, सबसे बड़ी 100 कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो है लार्ज कैप। उसके बाद की जो 150 कंपनियां हैं वो है मिड कैप। तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखेंगे, 35,000 करोड़ के ऊपर की जो वैल्यूएशन की कंपनी है वो अप टू 1 लाख करोड़, तो 35,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का जो वैल्यूएशन है वो सारी मिड कैप में आती है। और 1 लाख करोड़ से लेके 18 लाख 19 लाख करोड़, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप कंपनी है इंडिया की, 1 लाख करोड़ से अगर आप 18-19 लाख करोड़ की लेंगे वो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर मैं इन दो कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा एलोकेशन अच्छा खासा हो जाता है, मुझे इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो चाहते हैं कि मेरी पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो, मैं बहुत रिस्क नहीं ले सकता, तो ज्यादा पैसा आप लार्ज कैप में एलोकेट करेंगे। आप 80% लार्ज कैप कर सकते हैं या 70% लार्ज कैप कर सकते हैं, और 30% या 20% आप मिड कैप कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा रिस्क लेना है, मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए और मैं वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल हूँ, विच मीन्स मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे भी करेगा, मुझे चिंता नहीं होगी, अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं तो आप मिड कैप में ज्यादा करें, लार्ज कैप में कम करें। लेकिन मोटा मोटी आप इन दो कैटेगरीज में अगर खेलते हैं, अपना पैसा एलोकेट करते हैं, और एलोकेशंस को आप जैसे अपने सुविधा के हिसाब से आप मॉडिफाई कर ले, आपका एलोकेशन कंफर्टेबली हो जाना चाहिए। ओके आजकल बहुत सारी फैंसी कैटेगरीज भी आ गई है जिसमें थीमेटिक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और अलग अलग थीम वाली है, मोमेंटम वाले फंड्स आ गए हैं, क्या ये सब आपको पसंद आते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग हम डेफिनेटली हमारे क्लाइंट्स को ये एलोकेट करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्कीम्स या ये फैक्टर बेस्ड जो स्मार्ट बीटा फंड है वो अच्छे नहीं है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो इन्वेस्टर के पास वो एपेटाइट होनी चाहिए, राइट? तो अगर आप अब मुझसे पूछेंगे कि भाई मैं रिस्क लेना चाहता हूं, मैं थोड़ा अल्फा क्रिएट करना चाहता हूं, मतलब मैं जनरेट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ मार्केट रिटर्न नहीं मिले, मैं उससे ज्यादा रिटर्न चाहता हूं, और मैं उसके लिए थोड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हूं, और मैं मार्केट की चाल को समझता हूं, तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में स्मार्ट बीटा फंड हो सकते हैं, जो मोमेंटम है, जो क्वालिटी फैक्टर्स हैं, बहुत वैल्यू फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपके पोर्टफोलियो में स्कीम्स आ सकती हैं। आप थीमेटिक भी ले सकते हैं, आप सेक्टर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर एक लेमैन इन्वेस्टर है, जो मैं मान रहा हूं अमूमन जो एक इन्वेस्टर बेस होता है, या आपके व्यूअर्स हैं जो मैं मान रहा हूं कि लेमैन इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि अवॉइड करें, ऐसा कोई भी फैंसी थीम्स में ना जाए जो आप समझते नहीं हो। मार्केट में इनफ पोटेंशियल है कि आप बेसिक भी करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को सिंपल भी रखेंगे, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की जो इच्छा होती है, उसके लिए उतनी रिस्क एपेटाइट, उतनी नॉलेज और इतना इंफॉर्मेशन होना भी जरूरी है। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अवॉइड करें, आपके पास अगर है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं अपने प्लानिंग की। 10,000 रुपये की SIP करनी है, 30 से 35 साल के आसपास के एज ग्रुप के लोगों के लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं, कैसे हम उसे डिवाइड करें, कौन सी कैटेगरी में कितना डालें, क्या एलोकेशन होना चाहिए? अगर एक स्टैंडर्डाइज्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं, मान लीजिए 30 से 35 साल का इंसान है जैसे आपने कहा, ठीक है, और हम ये भी मान के चलते हैं कि ये रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम होराइजन भी जरूरी होता है जानना। तो हम कह रहे हैं कि 30-35 साल के हैं, इनकी कोई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पैसों को लेके नहीं, इस 10,000 के लिए नहीं है, बाकी सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। और ये अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो उनके रिटायरमेंट के लिए है, तो मैं कहूंगा कि इन दी एब्सेंस ऑफ नोइंग द रिस्क एपेटाइट, मतलब मुझे ये नहीं पता कि वो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, कम लेना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि आप इसे 60-40 में डिवाइड कर लें। 60% आप लार्ज कैप में लगाएं एंड 40% आप मिड कैप्स में लगाएं। तो लार्ज कैप में आपका एक इंडेक्स बेस्ड और एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। सो इंडेक्स बेस्ड कौन सा हो गया कि आप अगर समझते हैं तो सिंपली आप सेंसेक्स फंड ले लीजिए या निफ्टी 50 फंड ले लीजिए, और एक एक्टिव फंड ले लीजिए थ्रू फ्लेक्सी कैप, विच मीन्स एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप पैसे लगाएं जिनका मोटा मोटी एलोकेशन आज की तारीख में लार्ज कैप में ही है। जैसे मान लीजिए पराग पार एक फ्लेक्सी कैप है, उनका लगभग 80 से 90% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोटा मोटी आपने लार्ज कैप में ही किया है। तो एक इंडेक्स फंड ले लीजिए और एक एक्टिव मैनेज फंड ले लीजिए जो है फ्लेक्सी कैप। मिड कैप में भी आप ये स्ट्रेटेजी अपनाएं, एक इंडेक्स ले लीजिए और एक एक्टिव फंड ले लीजिए। तो क्या होगा, जो इंडेक्स रिटर्न जनरेट करेगा उतना आपको मिल जाएगा, और अगर फंड मैनेजर कोई एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकता है तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में है थ्रू एन एक्टिव फंड। सो पैसिव एक्टिव का कॉम्बिनेशन में आपके पास 4 स्कीम्स होंगी टोटल में। 6,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे लार्ज कैप में, 3,000 एक इंडेक्स फंड में, 3,000 एक फ्लेक्सी कैप में।
बाकी का 4,000 जो है 2-2 हजार करके स्प्लिट करिए, 2,000 एक इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स फंड में और 2,000 एक एक्टिव फंड में। ओके, तो चलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सर आखिरी सवाल जाते जाते मैं जानना चाह रहा हूँ, एक्टिव फंड्स की तो बात जहाँ पे भी आएगी तो आपकी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, तो कौन से ऐसे फंड्स होंगे जहाँ पे पैसिव में तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक्टिव में बता दिए कौन से नाम है जिसको चूज करना चाहिए? तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 2 स्कीम्स हैं जो बहुत अच्छा कर सकती हैं, मतलब इन द सेंस उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। मिड कैप कैटेगरी में जो एक्टिव फंड्स की कैटेगरी है उसमें आप कोटक मिड कैप ले सकते हैं, व्हाइट ओक मिड कैप है, आईसीआईसीआई मिड कैप है, तो ये स्कीम्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे हर्षवर्धन जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और उनकी पोर्टफोलियो प्लानिंग में और आगे किस तरह से इंडस्ट्री में क्या कुछ बदलाव होंगे और आपको कैसे इस बदलाव के साथ आगे बढ़ना है, कैसे अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना है, इस पर आपने बेहतरीन राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर, थैंक यू। चलिए, तो म्यूचुअल फंड की इस क्लास को यही समेटेंगे और बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।